जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। जो पेपर का कोड है वो मेरा 324EX, क्लास है 12वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तीसरा क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये चारों क्वेश्चन हम करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, पेपर कोड तो सबके लिए सेम ही है, सेम पेपर है। ठीक है, क्या है, गणित का पेपर है, क्लास 12वीं के लिए, क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ठीक है, अवकलन करना है, पहला क्वेश्चन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ का फर्स्ट है ए क्वेश्चन। क्या गिवन है, y बराबर दिया है cos x की पावर sin x। क्या है, y इज इक्वल टू हमको दिया है cos x की होल पावर है sin x। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्या करोगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग लिख देना, दोनों तरफ लॉग लेने पे, हिंदी वाले टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो क्या आएगा, बोथ साइड में क्या आएगा, log y इज इक्वल टू log, ये क्या है cos x की होल पावर है sin x। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी ये होती है कि log, अगर हमारे पास है log x की पावर n है तो ये हो जाता है n आगे आ जाता है और log x रह जाता है। तो वही उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log y इज इक्वल टू आ जाएगा sin x, आगे आ जाएगा sin x और ये बचेगा log ब्रैकेट में है cos x। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देंगे, अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा log y, यहाँ पे आ जाएगा मेरा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा sin x और ये log cos x। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी को हमको निकालना है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसका क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला क्या होता है, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं हमारे पास, अगर दो फंक्शन दिए हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, dy बाई डी एक्स निकालना है। एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश कर दो इसको, एफ डैश एक्स, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो जी एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो यानी जी डैश एक्स और एफ एक्स। तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन क्या है, डी साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, कॉस एक्स।
ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इनटू सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दो लॉग कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो क्या है साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, लॉग कॉस एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा माइनस का साइन एक्स। यानी एक बार लॉग कॉस एक्स का हुआ, वो आया 1/cos एक्स, बचा क्या कॉस एक्स, का फिर डिफरेंशिएशन आया तो क्या आया माइनस का साइन एक्स। बस इसको अरेंज कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे y की वैल्यू पुट करेंगे। y बराबर हम लिख सकते हैं cos x की पावर sin x। तो y का जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो dy/dx, यहाँ पे लिख दोगे क्या, y की जगह क्या रखोगे cos x की पावर कितना है sin x, और बाकी सबको ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है cos x है, यहाँ पे log cos x है। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या है, अरेंज करो पहले तो। इस वाले cos x का क्या करोगे, इस वाले cos x का हम कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है log x है, log cos x। यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये साइन एक्स है ये भी साइन एक्स है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। नीचे डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, नीचे डिवाइड में मेरे पास आ गया cos x। अब इसको dy/dx करो, dy/dx ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/cos x, और एक ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में है cos x की होल पावर कितना है sin x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे है cos स्क्वायर x log cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इसमें अरेंज करके ये आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर खा है। इसमें क्या है, किसी लीप ईयर में अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। ठीक है, देखो संडे जो होता है, अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है मान लेते हैं, ठीक नॉर्मल ईयर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो कितने दिन होते हैं इन नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर की बात करा जाता है तो हमारे पास दिन कितने आते हैं 365, 365 डे आते हैं। और इसमें ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे का मतलब होता है 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। तो ऑड डे क्या आएगा, ऑड डे आएगा क्या, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 365, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा ऑड डे है। समझ गए, तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 आया, फिर उसके बाद यहाँ से आया 1, यहाँ से कैरी गया 5, फिर यहाँ से 2 14 आ गया यानी 1। इसका मतलब जो 1 बचा है ये मेरा ऑड डे है, ये मेरा ऑड डे है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, ऑड डे, यानी जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। तो मेरे ऑड डे बच गए 1, यानी ऑड डे आ गया 1। ठीक, अब हमारे पास 365 की बात की जाती है, तो 365 में 7 इंटू 52 किया जाए प्लस 1 किया जाए तो ये हमारा क्या आ जाता है 365 आ जाता है। 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया, 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जो एक वीक में डे होते हैं कितने होते हैं 7 होते हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम मानते हैं कि
जो डे पढ़ेंगे या तो संडे पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे। तो मान लेते हैं संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। मंडे से स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फ्राइडे आ जाएगा, फिर सैटरडे आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा। इतने डे आ सकते हैं। यानी कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी इससे ये हमें पता चला कि 52 टाइम्स जो है 7 है। इसका मतलब जो भी दिन आएगा एक साल में वो 7 बार यानी 52 टाइम्स आता है। यानी एक साल में 52 आएंगे मंडे, 52 आएंगे ट्यूसडे, 52 आएंगे वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे। यानी हर जो 7 दिन है, 7 दिन में एक दिन आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चला अगर नॉर्मल डे होता है तो 52 तो सब फिक्स हैं कि 52 तो आएगा। रिमेनिंग क्या बचता है? रिमेनिंग 1 बचता है। ये जो है इसमें क्या होगा? रिमेनिंग में कोई भी दिन आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? उसमें सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस डे का है तो क्या आ जाएंगे? 7 डे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हम क्या लिख देंगे? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब लिखेंगे। मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए? 7 एलिमेंट हो गए। और इसके बाद नॉर्मल डे में यानी नॉर्मल ईयर में प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबल क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि एक दिन बचता है। यानी इवेंट आने की जो है ई मान लेते हैं, ये संडे आने की पॉसिबिलिटी है। एक दिन में कोई एक आ सकता है, सब तो आ नहीं सकते। तो यानी या तो मंडे आ सकता है, या ट्यूसडे आ सकता है, या वेडनेसडे आ सकता है, या थर्सडे, या फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल डे की बात की जाए तो नॉर्मल डे में प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आने की कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आने की जो है वो 1/7 है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होता है तो दिन हमारे कितने हो जाते हैं? दिन हो जाते हैं 360, सॉरी 66। इन केस ऑफ लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर में क्या आएगा? लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 366, 366। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज ये कितना आ जाएगा? जब 7 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड डे होता है। तो करेंगे कितना आएगा? ये 5 जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 6 कैरी आया, फिर उसका 2 बार जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 2 बचा है। ये नंबर ऑफ ऑड डे आ गया, ऑड डे आ गया, ऑड डेज। ठीक है। अब इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि वो संडे होगा। कहाँ गया? ये रविवार होने की प्रोबेबिलिटी, संडे होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ संडे 2 तरीके आ सकता है। संडे कैसे आ सकता है? ये तो हमें पता चल गया कि 60 जो सैंपल स्पेस में है वो 7 ही रहेगा। सैंपल स्पेस में 7 ही रहेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस में 7 ही रहेगा। लेकिन 2 दिन बचते हैं। 2 दिन में संडे कब कब आ सकता है? पहला केस हो सकता है कि मंडे संडे आ जाए और मंडे आ जाए, एक केस ये बन सकता है 2 दिन का। दूसरा ये हो सकता है कि सैटरडे आ जाए और संडे आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? या तो पहला केस बनेगा, इसमें भी 2 इवेंट है, या दूसरा केस बनेगा, इसमें भी 2 इवेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो संडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो मंडे के साथ लग के आ जाएगा, मंडे के पहले, या फिर सैटरडे के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ई इवेंट है वो कितना आ जाएंगे? ई इवेंट में 2 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगी? 7 में से कितने पॉसिबिलिटी है? 2 की। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला करना है पार्ट, वो ऊपर वाला केवल समझाने के लिए हमने बता दिया कि ये ऐसी कहानी है कुछ। बाकी आपको आंसर में जो लिखना है, यहाँ ये सैंपल स्पेस लिख देना है, ये वाला, ये सैंपल स्पेस है मेरे पास। फिर उसके बाद लीप ईयर बता देंगे कि लीप ईयर में दिन जो होते हैं 360 होते हैं। लीप ईयर में ये होता है फरवरी बढ़ जाती है ना, ठीक है, फरवरी
बढ़ती जाती है, एक दिन बढ़ जाती है, पहले 4-4 घंटे हर साल बढ़ती है, तो 4 साल में एडजस्ट हो जाता है, 6 घंटे करीब बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ग है। इसमें क्या है, बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2ij - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है 4 का थर्ड यानी सी। ठीक, गिवन क्या है, पॉइंट हमको गिवन है, क्या पॉइंट है देख लो एक बार। पॉइंट हमको गिवन है 5 2 -4, 5 2 -4, 5 2 -4। फिर उसके बाद क्या है, जो वेक्टर हमको दिया है जिसके पैरेलल है वो क्या है, वो है हमारे पास 3i + 2j, 3i + 2j - 8k इसके पैरेलल है, ये बताना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू या वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर से लिख लेते हैं, वो लिख देंगे इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वेक्टर ए मान लेते हैं, प्लस लेमडा अगर पैरेलल है तो इससे वेक्टर बी, यानी हमें ये इस फॉर्म में लिखना है। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो पॉइंट हमारे पास है इससे पास होने वाला जो वेक्टर है, वेक्टर लाइन, इससे पास होने वाली जो लाइन है, यानी इस पॉइंट से बनने वाला जो वेक्टर है वो क्या है, इसलिए वेक्टर ए जो होगा हमारा, वेक्टर ए क्या होगा, ये जो पॉइंट दिए हैं इसमें 5 क्या है, आई का पार्ट है यानी 5i, 2 क्या है, जे का पार्ट है यानी 2j, और -4 क्या है, इसका मतलब माइनस के डायरेक्शन में है तो माइनस का 4k, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब लाइन, पैरेलल लाइन इक्वेशन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इसलिए इसे चू की लगा दो, इसलिए पैरेलल लाइन इक्वेशन इन द गिवन पॉइंट, इन गिवन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास वेक्टर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5i कैप, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लेमडा लगा दो। ठीक, लेमडा क्या है, लेमडा कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आई कैप अलग ले लेते हैं और जे कैप अलग ले लेते हैं, यानी 5 + 3 लेमडा आई कैप +2 लेमडा जे कैप -4 -8 लेमडा। ठीक है, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास के कैप आ जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन है पैरेलल लाइन की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है ये इस पार्ट का, इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या है, ए क्रॉस, पहले ए का क्रॉस का होगा बी के साथ, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए प्लस के साथ ए का क्रॉस होगा सी के साथ,
ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब इसको ऐड, इसको जो खोलो ये वाले पार्ट को, बी वाले को, प्लस बी क्रॉस सी आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये बी का इसके साथ होगा तो प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ करो सी वाले का, सी वाले का करेंगे तो सी क्रॉस ए आ जाएगा, और इसके साथ करोगे तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है क्रॉस की प्रॉपर्टी होती है, अगर इनका क्रम बदलेंगे तो देखो जैसे ये साइक्लिक रूल में है, यानी वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है कि साइक्लिक रूल फॉलो करना चाहिए, यानी ए बी और सी इस एक साइकिल में ही आना चाहिए। अगर साइकिल का पालन नहीं करते तो ये निगेटिव हो जाएंगे, यानी ए के बाद बी आता है, ये बात सही है तो इसको ऐसे ही लिख दो, ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आओ, इसमें आओ, ए बी कहाँ पे और है, ये हमारे पास है, यानी इसको भी साइक्लिक रूप में बनाना है। यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए है। अब इसको साइक्लिक रूप में बनाओगे तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगला कलर ले लेते हैं। अब इसमें आओ, ए के बाद सी आता है, ये बात भी सही रहेगी, यानी बी के, ए के बाद सी नहीं करते, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है, तो ये वाले साइक्लिक उठाओ इसको, बी वाला, तो बी के बाद सी आता है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है देख लो, यहाँ पे सी के बाद बी कर दिया है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस सी कर सकते हैं। अब अगला देख लो, अगला जो देखेंगे उसको किससे देख लें, काले से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, सी के बाद क्या आता है, ए आना चाहिए, ये बात सही है, इसको लिख देते हैं सी क्रॉस ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस सी है, इसको भी क्रम में लगाओगे तो क्या आएगा, सी क्रॉस ए। अब देख लो, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये आपस में कट गए हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, इसका मान आ गया 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसके सारे पार्ट हो गए। अब अगले लेक्चर में इसके मिलते हैं 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 6, ऐसे ही करके ये पार्ट खत्म होंगे। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू तो रहेगा ही।